नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत भोपाल से अहम खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल में छात्राओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला जितना बड़ा हो रहा है, उसी के सामने अगर देखें तो पुलिस की कार्रवाई धीमी पड़ी हुई दिख रही है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद अब मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान ले लिया है और पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। भोपाल गैंगरेप केस में 3 बड़े डेवलपमेंट हैं, नए खुलासे हैं, पुलिस पर सवाल है, संभावित नया सरगना का नाम है। और ये सब कुछ मानव अधिकार आयोग के हवाले से है, क्योंकि भोपाल पुलिस फिलहाल मौन है। पहले उन 3 अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। लड़कियों को रैगिंग के नाम पर नशा दिया गया और फिर रेप किए गए। नया मास्टरमाइंड का नाम आया है, उसका नाम है शारिक मछली। पुलिस पर सवाल है, क्लब 90 को क्यों डहाया, क्या कोई सबूत मिटाया। 2017 से छात्रों के साथ हो रही बदसलूकी पुलिस और कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का सबूत दे रही है। उस पर भी पुलिस इतनी लाचार है कि एक आरोपी को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पा रही है। दुष्कर्म के मामले का दूसरा आरोपी अबरार आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले 2 दिनों से मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के लिए भोपाल में है। ऐसे में एक पीड़िता ने टीम को बयान दिया है कि आरोपी उनकी रैगिंग लेते थे, रैगिंग के नाम पर नशा करवाते थे और फिर दुष्कर्म करते थे। पिछले 2 दिनों में हमारे पास 3 अलग अलग विक्टिम्स ने कांटेक्ट किया है और विक्टिम्स का कहना यह है कि उनकी जान को खतरा है, उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। कॉलेज में लड़कियों को पहले रैगिंग के नाम पे नशा दिया गया, फिर उनका बलात्कार किया, उनकी वीडियो बनाए, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया। हमने तत्काल जो है भोपाल पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करके और उसकी एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। क्लब 90 पर बुलडोजर चलाकर खूब वाहवाही लूटी गई, लेकिन अब इस कार्रवाई के पीछे षड्यंत्र की बू आ रही है। दरअसल क्लब 90 के कथित मालिक का नाम है शारिक मछली और शारिक मछली से आज तक पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस ने उसे अपनी जांच के जाल में फंसाने की कोई जरूरत नहीं समझी। पुलिस महिला आयोग की टीम को जांच के लिए क्लब 90 लेकर गई, लेकिन बिना साक्ष्य जुटाए और फॉरेंसिक टीम बुलाए बुलडोजर चलवाकर साक्ष्य मिटा दिए गए। अब मानव अधिकार आयोग ने इस तरह की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हमने बच्चों की, जो लड़कियों की लेटेस्ट कंप्लेंट है, उसको गंभीरता से लिया है। हम आदेश कर रहे हैं कि एक टीम आयोग की वहां जाए, बच्चियों के रिहेबिलिटेशन के मामले में प्रॉपर रिपोर्ट बनाए, वहां क्या प्रिवेंटिव और क्या क्यूरेटिव स्टेप्स लिए जाने हैं, वहां कॉलेजेस में कंड्यूसिव माहौल बने, रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम क्या उठाए जाने चाहिए। इन सब बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट टीम हमको देगी, उसके बाद हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। मामले में अगर पुलिस की बात करें तो वे आज भी कड़ी कार्रवाई के सपने दिखा रही है, जबकि उनकी कार्रवाई ही अब कटघरे में खड़ी है। अपराध होगा तो कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ही, अपने कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी ढांचे में निर्णय होगा ही और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हैरानी की बात है कि एफआईआर दर्ज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आरोपी भी आज तक फरार है और पुलिस आधी कहानी से अनजान है या फिर सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रही है। भोपाल में दोस्ती के बाद प्रेम जाल, ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इस मामले में एक आरोपी आज भी पुलिस गिरफ्त से दूर है, अबरार फरार है। ये मामला लगातार बड़ा हो रहा है। आज एक बड़ा खुलासा हुआ है कि छात्रों को कॉलेज में रैगिंग के नाम पर नशा कराया जाता था और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जाता था। लेकिन कॉलेज प्रबंधन के पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं है, पुलिस के पास इसकी कोई शिकायत नहीं है। अब महिला आयोग की टीम के बाद मानव अधिकार की टीम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। और डीपीएस द्वारका स्कूल एक बार फिर से चर्चा में है। फीस देने में देरी करने वाले 32 बच्चों को स्कूल से निकालने का आदेश जारी हुआ है, जबकि हाल ही में हाईकोर्ट ने कहा था कि फीस के मुद्दे पर कोई भी स्कूल बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। दिल्ली के डीपीएस द्वारका स्कूल के बाहर गार्ड के अलावा बाउंसर भी लगाए गए हैं। उन्होंने मंगलवार को कई बच्चों को स्कूल जाने से रोका। अभिभावकों के विरोध और पुलिस के दखल के बाद जब बच्चे भीतर गए
तो उन्हें बीच में ही घर भेज दिया गया, जबकि अभिभावकों को इसकी खबर भी नहीं थी। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने अंदर करा किसी तरीके से बच्चों को अंदर भेजने के बाद में बच्चों को एक अलग एरिया में बिठाया गया धूप के अंदर, क्लासेस में तब भी नहीं भेजा गया, जबकि ऑल दो पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे, उसके बावजूद भी बच्चों को वहाँ से एक स्कूल बस में बिठाया गया चुपचाप, चोरों की तरह, आप कह सकते हैं चोरों की तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा बच्चा एक स्कूल में जा रहा है या किसी कैद में जा रहा है, किसी जेल के अंदर जा रहा है। चोरों की तरह उसको वहाँ से निकाला गया, उसके बाद में बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे हुए उनको घर पे पहुँचाया गया, वो भी किसके साथ, बाउंसर्स के साथ में। मामला बेलगाम फीस बढ़ोतरी का है और कोर्ट में है। शिक्षा विभाग द्वारा तय फीस 7,785 रुपए महीना है। स्कूल 17,000 रुपए महीना फीस लेता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह रखा है कि बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इस मामले में 16 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन सुनवाई से पहले ही स्कूल ने 32 बच्चों के अभिभावकों को मेल भेजा कि वो आकर उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लें। हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये रिट पिटीशन 10434 NCPCR ने ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखी है DPS द्वारका के खिलाफ कि FIR की जाए प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बच्चों के साथ एक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। पहले ही भी बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया गया था। 16 तारीख को हियरिंग होनी है, तो आप 12 तारीख को नाम क्यों काट रहे हो? और जब मैटर सब्जुडाइज है तो आप एक्शन क्यों ले रहे हो? और वो भी बच्चों के खिलाफ। अगर आपको फीस का इशू है तो पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स से बात कीजिए। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि फीस को लेकर बच्चों को स्कूल से निकाला गया है। द्वारका के स्कूल की हैरेसमेंट बाकायदा डीएम ने अपनी रिपोर्ट में बताई, उसके बावजूद उसके ऊपर FIR नहीं हुई और कल द्वारका के 34 बच्चों के नाम काट दिए गए। तो दिल्ली में लाखों पेरेंट्स के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है और उनको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ रही है। और ये सरकार पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ उठे प्रदर्शन से लेकर बात अब बच्चों के निकालने तक आ पहुंची है। सरकार ने कहा कि वो कमेटी बनाकर जांच कर रही है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बच्चे के खिलाफ कोहर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी एक्शन स्कूल नहीं लेगा। बातचीत अभी चल रही है, मामला कोर्ट में है, बावजूद उसके स्कूल ने बच्चों को नोटिस भेज दिया है और उनको कहा है कि वो आके अपना TC लेके जाएं। हमने DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को ट्राई किया, फ़ोन किया, मैसेज किया, उसके अलावा स्कूल के प्रबंधन को भी मैसेज किया, स्कूल के प्रिंसिपल को मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेरेंट्स परेशान हैं कि वो आखिर करें क्या। जब DOE कहता है कि अप्रूव्ड फीस दें और स्कूल मनमाने तौर पे अपनी फ़ीस वसूलता है, तो वो किसकी माने और किसकी ना माने। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात महाराष्ट्र में सियासी हलचल की करते हैं, और ये सियासी हलचल है एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की खबरों को लेकर, जिनकी संभावनाओं को अजीत पवार ने खारिज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव शरद पवार गुट से उनके पास नहीं आया है और जो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। मंगलवार रात अजीत पवार ने अपने वरिष्ठ नेताओं और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार अजीत पवार ने बैठक में कहा कि दोनों धड़ों के शीर्ष नेताओं में विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अजीत पवार ने कहा कि बड़े पैमाने पर दल बदल के कारण शरद पवार ने एक अंग्रेजी अखबार को बयान दिया कि कई लोग अजीत पवार गुट में शामिल होना चाहते हैं। बाद में पार्टी ने आधिकारिक तौर पर विलय की बातचीत से इनकार किया। कुछ दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों राष्ट्रवादी फिर से एक होंगी, ये केवल अटकलें हैं। ऐसा किसी भी प्रकार का प्रस्ताव शरद चंद्र पवार गठ से नहीं आया है। दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी बुधवार को राज्य समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक को भी विलय के अटकलों की पृष्ठभूमि को लेकर देखा जा रहा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने रुख को नरम कर लिया है। शरद पवार जातिवादी और सांप्रदायिक विचारधारा के साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार की अप्रत्याशित राजनीति देखने को मिल रही है। इसी बीच अजीत पवार भी अपने पुराने अनुभवों के आधार पर सुरक्षित खेलना चाहते हैं। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, NDTV इंडिया, मुंबई।
और इन दिनों फर्जी खबरें किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अब उसकी बात करते हैं। हाल ही में खबर वायरल हुई कि भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के ससुराल बेलगावी में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने जांच में इस खबर को फर्जी पाया। एक वायरल पोस्ट, एक भ्रामक वीडियो और भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर फैलाया गया एक बड़ा झूठ। दरअसल किसी घर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीर को कर्नल सोफिया कुरैशी से जोड़ते हुए दावा किया गया कि ये उनके ससुराल बेलगावी में हुआ है। ये पोस्ट विदेश में रहने वाले अनीसुद्दीन नामक शख्स ने शेयर की और ये मामला सामने आया मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान के बाद। पुलिस ने न सिर्फ इस मामले को गंभीरता से लिया है, बल्कि सोफिया के ससुराल की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳಾದ यह व्यक्ति मूल रूप से कनाडा का रहने वाला है। जानकारी मिलने पर हमने एनसीआर दर्ज की है और एक्स से और जानकारी मांगी है। ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ एक्स ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। कर्नल सोफिया कुरैशी की शादी 2015 में बेलगावी के कर्नल ताजुद्दीन बेगवाड़ी से हुई थी। वर्तमान में वो गुजरात में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। साफ है कि ये कोशिश थी फेक न्यूज फैलाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की। ऐसे में वायरल पोस्ट पर आंख बंद कर फौरन भरोसा न करें और न ही प्रतिक्रिया दें, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की जो कमी है वो बरकरार है। करीब 60% पर्यटन पर यहाँ असर पड़ा है। हालांकि कारोबारियों को भरोसा है कि आने वाले दिनों में सैलानी जरूर लौटेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी हो या झीलों का शहर नैनीताल, पर्यटक कम ही नजर आ रहे हैं, जबकि मई के महीने में सैलानियों से हिल स्टेशन गुलजार रहा करते थे। नैनीताल में 60% तो मसूरी में 70% पर्यटन पर असर पड़ा है। वैसे लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटक वापस लौटेंगे। जो मई के महीने में बिजनेस होना चाहिए, मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश भर में लगभग 60 से 70% डाउन है। चाहे इसमें हम नैनीताल की बात कर लें, चाहे कॉर्बेट की बात कर लें, चाहे मसूरी की, चाहे हरिद्वार की, धनौल्टी की या फिर चारधाम की, सब जगह औसतन फुटफॉल बहुत कम है। सही है, मतलब सेफरी है नैनीताल, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आ सकते हैं सब लोग नैनीताल शहर घूमने के लिए। मई जून का टाइम चल रहा है और मई जून में मेरे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो नैनीताल घूमने के लिए आते हैं सब हमारे देश के नागरिक। और बहुत अच्छी आबो हवा है यहाँ की। नैनीताल में हॉर्स राइडिंग, बोटिंग यहाँ की फेमस है, जो ब्रिटिश के ज़माने से चली आ रही है यहाँ पर। लेकिन इस बार जो है ना, थोड़ा सा विवाद की वजह से थोड़ा सा मतलब टूरिस्ट लोग नहीं आ पाए। हालांकि जो लोग यहाँ घूमने आए हैं उन्हें माहौल से कोई शिकायत या अंदेशा नहीं है। तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा मत फोकस करिए। पहले आप बिना जाने किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे मतलब बिना भी कुछ भी सोचे समझे आप गलत डिसीजन ना ले। आइए, विजिट करिए, बहुत अच्छी प्लेस है नैनीताल। काफ़ी ही अच्छा माहौल है, शांत माहौल है, शांति मेंटेन है यहाँ पे। टूरिस्ट के लिए आने जैसा है। हम देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट आए भी हुए हैं यहाँ पे। एकदम सेफ है, अच्छा माहौल है, अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, आने जैसा है यहाँ पे। एंजॉय करेंगे आप। सीज फायर होने के बाद सैलानी वापस लौट रहे हैं। हालांकि तादाद उनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन व्यवसायियों को ये उम्मीद है कि पर्यटक वापस लौटेंगे और एक बार फिर से उनका कारोबार दोबारा पटरी पर लौट सकेगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और एनडीटीवी की मुहिम बैल्कनी से गमला हटाओ का बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है कि बैल्कनी में रखे हुए गमले से अगर कोई हादसा होता है तो उस मामले में एफआईआर दर्ज होगी। पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। बेहतर तो यही है कि हम अंदर की साइड गमले रखें। मैं ही नहीं, जो भी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो सब इसको सपोर्ट करेंगे। तो लिख दिया गया है कि जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं उस पे एसी, टीवी एंटीना, गमले आप नहीं लगा सकते। हम लोगों ने भी जब एनडीटीवी ने ये मुहिम चलाई उसको बहुत सीरियसली लिया। एनडीटीवी ने 4 मई को देश भर में बालकनी में खतरनाक तरीके से लगाए गए गमले हटवाने की मुहिम चलाई, जिसका असर अब सामने दिख रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वालों को बालकनी के पैरापेट से तुरंत गमले हटाने का आदेश दे दिया है। इसको स्ट्रिक्टली हम लोग एनफोर्स करेंगे नोएडा अथॉरिटी में।
जहाँ जहाँ पर इस तरह का हाई रेज है। एंड हम लोगों ने सारा हमारा एसएम्स को सेंसिटाइज किया, जाकर हर जगह चेकिंग करने के लिए। जहाँ अगर इस तरह का पैरापेट में कोई इस तरह का पॉट रखा है, गमला रखा है, तुरंत उसको हटवा देंगे हम। जो हमारा आदेश है, एक तो जहाँ पर एओ गठित है तो इनके लिए डायरेक्टली लागू होता है। जिस अपार्टमेंट में एओ नहीं है वो बिल्डर के लिए डायरेक्टली बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है उसको जाकर हटाने के लिए। और साथ ही साथ कल ही हम लोगों ने ये आदेश जारी किया, आज से हमारा टीम हर जगह विजिट करके इसको इम्प्लीमेंट करा देंगे। एनडीटीवी की मुहिम के बाद हुए इस फैसले से लोग खुश हैं। एनडीटीवी को थैंक यू बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो सब इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार हम वैसे गमले रख तो देते हैं पर अचानक तेज आंधी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए तो वो गमले नीचे गिरते हैं और नीचे कोई भी है उसे लग सकता है और कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बेहतर तो यही है कि हम अंदर की साइड गमले रखें। प्लांट सुंदरता बढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रख के भी, लोगों का ध्यान रख के भी चलना चाहिए। तो अथॉरिटी के इस नियम के साथ हैं हम। रूल्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम जो है उसको हम ओवरकम करेंगे। और आप जो बोल रहे हो कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो एक्शन लिया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो ये गलतियाँ लोग रुकेंगे नहीं, ये करते रहेंगे और ये रिपीटेडली होता रहेगा। एनडीटीवी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने, इनकी मुहिम की वजह से हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटी जो है वो एक्टिव हुई हैं और इस तरह की कार्रवाई के लिए वो मतलब सत्यापित हुई कि भाई हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोगों ने भी जब एनडीटीवी ने ये मुहिम चलाई उसको बहुत सीरियसली लिया। उसके अलावा भी पहले से भी ऐसे किस्से आते रहे हैं। कल एक निर्णय आया सीओ साहब ने दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि एफआईआर तक हो जाएगी और हमने ये मुहिम लगातार अपने यहाँ पर लोगों को जागरूक किया है। दरअसल कुछ दिन पहले नोएडा में एक फ्लैट की बालकनी से गमला गिरा, जिसकी चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसी के बाद एनडीटीवी इंडिया ने लोगों को पैरापेट पर लगाए गए गमलों से जुड़े खतरों को लेकर जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई। ये समझाने की कोशिश की कि ये जानलेवा हो सकते हैं। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने आदेश जारी कर कहा कि इस तरह का कोई मामला सामने आया तो फ्लैट मालिक, बिल्डर और एओए के अध्यक्ष और सचिव पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जारी इस आदेश के बाद लोग काफी खुश हैं। एनडीटीवी ने जब ये मुहिम चलाई थी तो हाई राइज बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने ये मांग की थी कि नोएडा में भी प्रशासन को कुछ सख्ती करनी चाहिए, जिससे जो लोग ऐसे आदेशों को नहीं मान रहे हैं वो भी इसका पालन कर सकें। ऐसे में अब जब प्राधिकरण ने साफ तौर पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे लोग और जागरूक होंगे और आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नोएडा से कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ पल्लव मिश्रा, एनटीवी इंडिया। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और पराक्रम के सम्मान में देश भर के रेलवे स्टेशन जगमगा उठे। भारतीय रेल ने वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक अनूठा आयोजन किया। इस मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक के रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रभक्ति का अलग जोश देखने को मिला। इस दौरान तिरंगे की रोशनी में नहाए रेलवे परिसर देशभक्ति के गीतों से गूंज उठे। स्टेशनों पर लगी स्क्रीनों पर राष्ट्रभक्ति से जुड़े विजुअल्स चलाए गए। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।